अरे मालिक कुछ चाहिए रखना चाहिए। अरे भाई साहब बाबा कह रहा है पंखा कह रहा है तेरा टूटे पैसा दिया पहले। देखिए साहब, बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे आज। इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने बात करी थी बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या थे और उसके प्रोसेसेस क्या थे। सर तो नहीं आ रहा होगा। नहीं बिल्कुल सही है। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या थे और प्रोसेसेस क्या थे। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमारी चर्चा होने वाली है। पूरा खेल यहाँ पे एप्लीकेशंस का होगा। तो सबसे पहले देखिए एप्लीकेशंस में हमें क्या क्या करना है। यहाँ इसका जिस्ट लिखी हुई है जो मैंने पहले लिख दिया है। एप्लीकेशन किसमें, एग्रीकल्चर में, एप्लीकेशन किसमें, मेडिसिन में, ट्रांसजेनिक एनिमल्स और एथिकल इशू। बस ये चार चीजों के ऊपर खेल खत्म कर देंगे। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और ज्यादा बड़ा है ही नहीं। वो आपको लगेगा ज्यादा बड़ा है बट है नहीं। ठीक है, तो माहौल को बनाते हैं और शुरू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में आपने जितनी भी चीजें अब तक करी थी वहां कह रहा है द क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर। ये तीन चीजों के ऊपर क्रिटिकल रिसर्च एरिया इन्होंने बांटा। पहला है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ improved organism, usually a microbe or a pure enzyme। सबसे पहला काम कहेंगे कि हमें बेस्ट कैटलिस्ट चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए, इंप्रूव ऑर्गेनिज्म, या तो हमारी ऑर्गेनिज्म इंप्रूव हो जाए यानी ट्रांसजेनिक एनिमल हो जाए, या माइक्रोब हो, यूजुअली जो माइक्रोब होता है, या प्योर एंजाइम ही हमको मिल जाए। अगर तुम्हें हवा चाहिए हो तो यहाँ पे भी आ सकते हो। ठीक है, बस एक ऑप्शन है। दूसरा है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन। जो आपने ऑर्गेनिज्म बनाया है, मान लीजिए बैक्टीरिया था, इसको आपने ट्रांसजेनिक कर लिया था, अब इसमें ऑप्टिमल कंडीशंस को क्रिएट करना ताकि आपका ये बैक्टीरिया वहां पे जिंदा रहे और कोई दूसरा इसमें ऐड ना हो जाए। ठीक। तीसरा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आपने पहले ही बताया था, क्या था वो, सेपरेट करना और प्रोसेस करना। ठीक है, हाँ, तो ये करना क्या रहता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये तीन चीजें हमारी क्रिटिकल रिसर्च एरिया में आती हैं। अब हमारी जो अप्रोच है, सबसे पहले जैसे हमने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी जो है हमें एप्लीकेशन किसमें देखना है, एग्रीकल्चर। तो हमारी एग्रीकल्चर तीन तरीके का एग्रीकल्चर चलता है। एग्रीकल्चर है कितने तरह, तीन तरह का एग्रीकल्चर चलता है। पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल यानी कि आपके फर्टिलाइजर्स और साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स, ये एग्रोकेमिकल कहलाते हैं। यानी खाद और जितनी चीजें हैं उनका यूज करते हुए आप एग्रीकल्चर करते हो, जो नॉर्मली हमारे चल रही होती हैं और सब देखा है आपने। दूसरा होता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जो आपने देखा कि किसमें हुआ था ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। अभी कुछ एक साल पहले की बात है, 1 या 2 साल पहले की बात है, श्रीलंका में आपने कहा ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू कर दी उन्होंने। जब उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दी तो वहां हाहाकार मच गई, क्योंकि आप तुरंत एग्रोकेमिकल से ऑर्गेनिक के ऊपर आ गए। तो बेचारा इंडिया को मदद करना पड़ी, खाना वाना देना पड़ा कि साहब लीजिए आप। ठीक है, और तीसरा जो ये थोड़ा एक अलग ही लेवल पे बंदा काम कर रहा है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। यानी जो हमारी क्रॉप होगी उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करेंगे और उससे एग्रीकल्चर करेंगे। यानी कि हमने कुछ ऐसी क्रॉप बना दी जिसपे पेस्टिसाइड की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ऐसी क्रॉप बना दी जिसमें हमें खाद डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात, ऐसी क्रॉप बना दी। यानी गेहूं लगाया आपने, अब उसी के अंदर विटामिन ए भी था। ठीक है, वो नीचे जितनी भी जमीन में मिनरल्स थे उनको आसानी से पूरा का पूरा मिनरल को यूटिलाइज कर ले रहा था, तो हमें खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ी। जो पेस्ट आ रहे थे उसके ऊपर, जैसे आपने पढ़ा है मॉर्टिन का वो एडवर्टाइज सुना होगा, चूहे इसे खाकर मरे बाहर जाकर, बिल्कुल वही पेस्ट के साथ में था। पेस्ट आएगा और खाएगा प्लांट को, मर जाएगा। पेस्ट रेजिस्टेंट है प्लांट, यानी तीनों चीजें उसके पास हैं। वो अपने खाद भी बढ़िया से अपने आप कर रहा है, वो पेस्ट रेजिस्टेंट भी है, और तीसरा क्या है उसमें, उसके अंदर विटामिन इनरिच्ड भी है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा दी, बायो फोर्टिफाइड, गोल्डन राइस। यस यस यस, बायो फोर्टिफिकेशन भी नाम आपने सुना होगा।
बायो फर्टिफिकेशन का मतलब होता है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ा देना और बढ़िया कर देना न्यूट्रिएंट्स को बायोलॉजिकली। तो आपने नाम सुना है ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन रेवोल्यूशन फादर कौन थे इसके? गांधी जी जो थे वो नेशन के फादर थे ग्रीन रेवोल्यूशन। क्रांति तो लाए थे कुछ। हाँ बिल्कुल, क्रांति गांधी जी लाए, एम स्वामीनाथन बीड़ी पी रहे थे बैठे हुए, ठीक है। डॉक्टर स्वामीनाथन, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन ये थे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक, याद रखिए यार, एम.एस. स्वामीनाथन। स्वामीनाथन रिपोर्ट चलती है बाकायदा, स्वामीनाथन कमीशन, पता नहीं क्या क्या चीज है, तुम लोग समझते नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। हमने अभी आप ही की जनरेशन को देखा है लेटेस्ट में, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडिया के पापा जो थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के थे एम.एस. स्वामीनाथन, और पूरे दुनिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन के पापा जो थे वो थे नॉर्मन ई. बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन ई. बोरलॉग, कुछ इस तरीके से नाम, हमें भाई स्पेलिंग नहीं पता, स्पेलिंग अपनी जान लीजिए। आपके पास जेमिनाई है, आपको देखते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन था क्या, थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं आपको। भारत जो है जब 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है, तब हुआ ये कि सब तुम्हारे जैसे लोग थे जो बेचारे दबे बैठे हुए थे, जिन्हें मजा लेने के लिए जगह नहीं मिल रही, जंतर मंतर मिल गया तो कूदने लगे। बिल्कुल वैसे ही जो हमारे भारत के किसान थे वो दबे हुए थे, वो 2 गुना लगान देते के आ रहे थे, जिनके पास खुद खाने को कुछ नहीं था, तो बोला या बैट से खेल खेल के उन्होंने बेचारों ने वो सब माफ कराया। बेचारा आमिर खान ने इतनी मेहनत करी हम लोग को आजाद कराने में। तो मसला यही था कि जब भारत आजाद हुआ तो उसके साथ में आजाद हुई हमारी सोच और पेट। जब पेट भी आजाद हो गए तो खूब तेजी से हमने खाना भी शुरू करा, क्योंकि हमारे पास 1 टाइम का 2 टाइम का खाना हुआ करता, 3 टाइम का खाना नहीं मिलता, सबने अच्छे से खाना खाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला संकट भारत के ऊपर जो आया वो था खाने का संकट। तो स्वामीनाथन जी ने हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री, जिनको आजकल आपको बढ़िया तरीके से सुना रहे हो, उस टाइम के प्रधानमंत्री जी से कहा कि साहब ऐसा है कि अगर नॉर्मल ई. बोरलॉग से कहा जाए कि मैक्सिकन जो वैरायटी है हमारी गेहूं की, तो अगर उसके साथ में क्रॉस करा दें, गेहूं या चावल, राइस की थी, चावल की वैरायटी थी, मैक्सिकन राइस वैरायटी थी, वो डॉर्फ राइस था, इन्होंने डेवलप कर दिया तो नॉर्मल ई. बोरलॉग ने। तो प्रधानमंत्री जी ने हमारे लेटर लिखा उनको और कहा कि ठीक है आप हमारे यहाँ ये भेजिए ताकि हम यहाँ क्रॉस कराएं नेटिव अपने यहाँ के जो राइस है और नॉर्मली बोरलॉग के बनाया हुआ जो मैक्सिकन राइस है उसकी वैरायटी के साथ में, ताकि हमारे यहाँ का भी राइस छोटा होता है। जब राइस छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, लंबाई कम होने से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा लंबे जो है फिर दिक्कत करते हैं, हवा झेल नहीं पाते हैं, सर्वाइवबिलिटी बढ़ गई तो प्रोडक्शन बढ़ गया। इस तरह से पहला तो काम ये हुआ। इसके साथ एम.एस. स्वामीनाथन ने यही फर्टिलाइजर्स और इन सब के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स। तो आप जब भी ग्रीन रेवोल्यूशन का ग्राफ देखेंगे, ठीक है, एक एमएससी में हमने अपने सेमिनार अटेंड किया और एएमयू का एक बंदा आया जो अपनी बुक पब्लिश कर रहा था, तो उसने भी ये बात बताई कि जब आप इसको ग्राफ देखते हैं, ठीक है, किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का और कैंसर का, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़ रहा है कैंसर उसी हिसाब से बढ़ रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा था हमारी क्रॉप के ऊपर और वो क्रॉप उनको अपने अंदर रख रही थी और उसी से हम कंज्यूम कर रहे थे वो क्रॉप्स, तो हमें कैंसर हो रहा था। इस तरीके का एक कोई रिसर्च है, आई डोंट नो, ये उसके शब्द थे मेरे लिए। ठीक है, फिर आए नॉर्मन ई. बोरलॉग और एम.एस. स्वामीनाथन का आपको पता चल गया क्या सीन था। तो इस तरह से उन्होंने भारत को खाना दिया, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को 2 से 3 से 4 गुना बढ़ा दिया, फिर यहाँ 3 गुना बढ़ा रहा है एनसीईआरटी वाले। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से आपकी जो सप्लाई थी, फूड की सप्लाई कितने गुना बढ़ गई, 3 गुना बढ़ गई। सोचिए कितना खतरनाक काम हुआ, जो आज जाके हमें पता चला कि कितना खतरनाक है। लेकिन वही बात थी कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स थे, तो कहीं ना कहीं आज हम उसका नुकसान झेल रहे हैं। फर्टिलाइजर का नुकसान क्या होता है बच्चा बताइए अभी? सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसे पर यूज के साथ खत्म होता है। बिल्कुल सही।
सॉइल के अंदर जो आपके माइक्रोब्स Nitrogen होते fixing हैं, bacteria। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गया और बाकी माइक्रोब्स जैसे आपका केचुआ वगैरह हो गया, ये सब जब फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो ये वहां से गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो जब हमारे फायदेमंद चीजें सॉइल के अंदर थी जिनकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ना थी, वो फर्टिलाइजर ने निपटा दी। अब आप एनपीके नहीं डालोगे तो आपका यहाँ पे प्रोडक्टिविटी होगी ही नहीं। तो बंजर कर दिए खेत, समझ में आएगा क्या नहीं? ये फर्टिलाइजर का नुकसान। पेस्टिसाइड्स का नुकसान तो आपको पता ही है। पेस्ट रेजिस्टेंट मॉस्किटो, अगर आप एवोल्यूशन को पढ़ें तो पेस्ट रेजिस्टेंट मॉस्किटो, और अगर आप डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो, ठीक है, वो क्या होते हैं? जब आप जैसे मॉर्टिन, आप सोचिए पहले मॉर्टिन का एडवर्टाइज आया करता था, वो हरे रंग की कॉइल आती थी मॉर्टिन की, फिर उसके बाद वो लाल रंग की हो गई, फिर उसके बाद जो है वो उसके वो आने लगे, गुड नाइट की कॉइल आने लगी, फिर उसके बाद गुड नाइट के लिक्विड्स आने लगे, मॉर्टिन के लिक्विड्स आने लगे, ऑल आउट्स के लिक्विड आने लगे। अब उसको फास्ट पे मोड पे करने लगे कि ज्यादा निकालने लगेंगे, ठीक है, फिर वो आपका हिट आने लगा ब्लैक कलर का, फिर उसके बाद अब वो सब खत्म हो के वो अगरबत्ती आने लगी, उसे जलाइए अपना मस्त, वो भी फास्ट गार्ड नहीं, अगरबत्ती के जैसा आता है, इंसेंस स्टिक जो बड़ी से स्टिक आती है, उसे जलाइए, उससे मच्छर भागते हैं। मच्छर ने अपने आप को डेवलप किया। आप सोचिए, आप शुरू करे थे हरे रंग की कॉइल से, आज यहाँ तक आ गए इतना सिनेरियो खींच के मच्छरों को देखते हुए, यानी कि मच्छर जैसे जैसे आप उसके ऊपर अटैक कर रहे थे वो वैसे वैसे उससे रजिस्ट हो रहा है, बिल्कुल जेंजी जैसा। आप पानी डालोगे वो साबुन ले आएगा नहाने के लिए, कहेगा और नहा ले, समझ में आई? तुम गोला फेंको वो कैच करेगा, दोबारा मार देगा तुम्हारे ऊपर। तो इस तरीके की चीजें ये डेवलप है, तो अब इन्हें अपने हथियार भी डेवलप करना पड़ेंगे, ठीक है। तो जो एक्सपायर्ड थे अब वो हटा के उन्होंने फिर गोले लेके आए, अब ये वाले मारेंगे, हथियार डेवलप करना पड़े ना। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको इन पेस्ट को मारने के लिए अपने हथियारों को डेवलप करना पड़ेगा, नहीं समझे बात? तो इन हथियारों को डेवलप करने के लिए आप लगातार इस पे काम करोगे, मतलब काम करना था खाने की चीजों पे, अब हमें काम करना पड़ रहा है इंसेक्ट के ऊपर। हमारा लेन ही चेंज हो गया और हमारा चालान हो गया समझ में बात है नहीं? तो मसला यही आता है कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज थी ये चीजें, और इनके ऊपर बेस थी, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन को हमें और एडवांसमेंट की तरफ ले जाना पड़ा। एक यहाँ पे शुरू होता है ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक, जो आपकी है टिश्यू कल्चर, जिसको हम अभी यहाँ छोड़ रहे हैं फिलहाल में। टिश्यू कल्चर को यहाँ अभी हम छोड़, हम आगे बढ़ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये टिश्यू कल्चर पिछले ही साल से पिछले साल ऐड हुआ है, उससे पहले टिश्यू कल्चर इस चैप्टर में था नहीं, इसलिए हम इसको अभी यही पे रोके दे रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। टिश्यू कल्चर के बाद हमारी यहाँ पे जो बात आती है वो है plants, bacteria, fungi, animal whose genes have been altered by manipulation or genetically modified crops। आपने क्या कहा कि हमने अब इन सब चीजों से बचने का एक तरीका सोचा। हमने एक निमेटोड था, निमेटोड मिलोइडोगाइनी इनकग्निशिया, एक निमेटोड था। निमेटोड क्या होता है? नहीं जानते। एसके हेलमिंथ्रिस जानते हैं? नहीं जानते हैं। राउंड वर्म जानते हैं? वही एसके, जैसे रुचिडेरिया हो गया हमारा, ठीक है, एस्केरिस हो गया, वो सब एसके हेलमिंथ्रिस है, उसी का एक सब ब्रांच है निमेटोड्स। तो वो जो निमेटोड होते हैं जमीन के अंदर रहते हैं और वो खाते क्या है? वो आपके टोबैको प्लांट की रूट्स को कट करता है। रूट, आप टोबैको प्लांट था, हमें टोबैको प्लांट की पत्ती तो चाहिए भाई। आप देखिए मैंने आईटीसी के शेयर लिए हुए हैं, तो हमें तो चाहिए कि भाई टोबैको बिके, इतना बिके कि उतना हमें फायदा होगा, और टोबैको बिकने के लिए टोबैको का प्लांट होना चाहिए। नहीं समझे बात? टोबैको के प्लांट में लीफ होना चाहिए और वो अच्छे से ग्रो करे, जितनी ज्यादा लीफ होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन निमेटोड मिलोइडोगाइनी इनकग्निशिया क्या कर रहा है? ये रूट्स को खा डाल रहा है। जब रूट को ही खा जाएगा तो क्या होगा? क्या न्यूट्रिएंट ऊपर जा पाएंगे? क्या प्रोडक्टिविटी होगी? ना रहेगा मांस, ना बचे पास की पत्तियां होंगी नहीं। जब पत्तियां नहीं होंगी तो हमारा आईटीसी का शेयर बेकार हो जाएगा। तो हमने क्या करा? हमने कहा लाओ कुछ ऐसा करे कि निमेटोड इसे खाए और मर जाए, चूहे जैसे। रैट किलर नहीं आता है,
बढ़िया सा रेड किलर होता है, तो हमने इसके जीन को मॉडिफाई किया। हमने ऐसे जीन इसमें कर दिए कि अब मिलाइटोगाइन इंकग्नीशिया जब से खाएगा तो मिलाइटोगाइन इंकग्नीशिया के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इंटरफेरेंस हो जाएगा, उसका जीन एक्सप्रेस ही नहीं होगा। और जब जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेंगे, एंजाइम नहीं बनेंगे, तो बेचारा अपने आप तड़प के मर जाएगा। तो उसके अंदर एंजाइम नहीं बनेंगे, बच गया प्लांट, शेयर बढ़ गया हमारा। जीन के मॉडिफिकेशंस हमने इसके अंदर ऐसा जीन डाल दिया। हमने आपको पिछले चैप्टर में इंसुलिन के बारे में बड़े लंबे ज्ञान दिए थे कि एली लिली नाम की एक कंपनी थी, 1983 में वो आई, उसने ए चेन ली, बी चेन ली बैक्टीरिया में और उसको डाला और उसके बाद उसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया। बताया था सबने? भाई ने एक नया किया कर दिया, उन्होंने ब्रेसिका नेपस लिया। ब्रेसिका नेपस या ब्रेसिका की कोई एक कैम्पस्टिस नहीं है, ब्रेसिका की कोई एक वैरायटी ली। ब्रेसिका यानी सरसों वाले की ही प्लांट का कुछ लिया होगा, जीनस ब्रेसिका, और उसके जीन को मॉडिफाई कर दिया। और उसमें क्या हुआ, जब इसके बीज निकले, फूल फिर बीज, जब बीज निकले ना ब्रेसिका के, उन बीजों के अंदर इंसुलिन था। बीज खाइए, इंसुलिन पाइए। गजब हो गया यार, खेल ही गजब बदल गया, एकदम लेवल ही बदल दिया। ये बायोटेक्नोलॉजी के ही तो एप्लीकेशंस थे। हमने इसके जीन को मॉडिफाई करते गए और इसमें चीजें हमारी बेहतर से बेहतर होती चली। मेरी बात समझ में आई है नहीं? बोलिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें जो हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे देखिए, एग्रीकल्चर में सबसे उन ऑर्गेनिजम्स को जिनके हम जीन मॉडिफाई कर रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएम। बात समझ में आ गई है? अब ये दिमाग में आ गया होगा, जिनके जीन मॉडिफाई कर रहे हैं हम उनको क्या कह रहे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? कोई दिक्कत? इसके यूज क्या है? जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हैज क्या क्या होगा? मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। ये क्रॉप को मोर टॉलरेंट कर देगा। क्या और ठंड आ रही है आने दो, गर्मी आ रही है आने दो, बरसात है हम झेल ले जाएंगे। जैसे कि आपने पढ़ाई था कि जो हमारा वीट होता है, वीट जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है वो अपने ऊपर करता चलता है, बाली बढ़ती जाती है, उसकी लंबाई बढ़ती जाती है ताकि वो गीला ना हो, बच जाए। हार्मोन है इसके लिए, हमारे जिम्मेदार होते हैं हार्मोन्स, ठीक है। तो उसने अपने आप को डेवलप कर लिया, तुम पानी बढ़ाओ हम लंबाई बढ़ाएंगे, तुम हमें गीला नहीं कर पाओ। खेतों में पानी भर जाता है ना बारिश का, तो वीट जो है उसकी बाली अगर जो है, जो उसका इन्फ्लोरेसेंस है वो अगर गीला हो गया तो बेकार होगा, काला हो जाएगा। तो काला गेहूं तुम थोड़ी खाओगे। तो कहता ठीक है हम अपना ये उठा के अपना इससे, ठीक है समझ में आ रही बात? नहीं समझ रहे? उठा लिया उसने रिमोट से, लेकिन नहीं उठाया। ये बता दे तुम कहो रिमोट से उठा ली, पर नहीं। तो ये अभी आया नहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वो उसने खुद ही करा। तो जब बहुत ज्यादा यहाँ पे आपका एबायोटिक स्ट्रेस होती है, जैसे आपका कोल्ड हो गया, ड्रॉट हो गया, सॉल्ट हो गया, हीट हो गया, उससे टॉलरेंट आ गई, उससे टॉलरेट करने लगा, कैपेसिटी आ गई टॉलरेट दैट स्ट्रेस। फिर ये जीन्स को मॉडिफाई करने से हमें फायदा मिला। दूसरा फायदा क्या था? रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, यानी केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर अब जो आप डिपेंडेंसी थी, जो भरोसा था, उसको कम करना था। अपने आप ही वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया। पेस्ट रेजिस्टेंट का एक एग्जांपल देखिए, बहुत ही बेहतर सा एग्जांपल है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन देखिए, बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस नाम क्या एक बैक्टीरिया है, ध्यान से समझिएगा। क्या बैक्टीरिया का नाम है? बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस। ये बैक्टीरिया ऐसा है जो अपने अंदर एक जीन रखता है जिसका नाम है क्रिस्टल, और ये एक प्रोटीन भी बनाएगा जिसका नाम होगा क्राई। अब क्राई का ही वेरिएंट है, क्राई क्रिस्टल प्रोटीन की बात कर रहे हैं। क्रिस्टल प्रोटीन एक बहुत ही बढ़िया प्रोटीन है। ये ऐसा प्रोटीन है कि अगर कोई इंसेक्ट के 3 ग्रुप, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा, अगर इन ग्रुप के कोई इंसेक्ट इसे खा लेते हैं तो ये उसके अंदर जाएगा और उसकी इंटेस्टाइन में जाएगा।
इंटेस्टाइन के एल्कलाइन पीएच में ये एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव जब होगा तो वही जैसे कि गोले फटे थे, जब गोले फटे तो उसके अंदर से छर्रे निकले, और बेचारे पूरा ये देखो दिखाया गया कि देखिए छर्रे निकलने लग गए, आंख भी चली गई, वैसे ही वो उसकी इंटेस्टाइन में छर्रे फटते हैं, परफोरेशन करके छेद कर देगा इंटेस्टाइन को, बिल्कुल दबंग चुलबुल पांडे इतने छेद करेंगे कि उसे समझ नहीं आएगा कि क्या करें, समझ आएगा नहीं, वो बेचारा इंसेक्ट जो है वो छेदी लाल के अंदर चला जाएगा। ये देखिए ये बन गया, हाँ छेदी लाल इतने छेद करेंगे कि समझ नहीं आएगा कि खाना इसके ऊपर ले जाए या इधर से निकालना है, समझ इंटेस्टाइन की बात है ना, खाना इसके आगे ले जाए कि यहीं से निकालते, समझ में आएगा नहीं। तो वही बात है कि जब छेद हो जाएंगे तो मर जाएगा इंसेक्ट। यानी कि हमारा पेड़ ऐसा है कि इस पेड़ में हम ये क्राई जीन डाल देंगे जिसकी वजह से क्रिस्टल प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन अगर बैक्टीरिया के अंदर गया, तो सॉरी इस इंसेक्ट के अंदर गया, इंसेक्ट की इंटेस्टाइन में गया और इंटेस्टाइन को परफोरेशन कर दिया, उसमें पानी भर गया और वो मर गया। समझ में आई बात या नहीं? बात समझ में आई या नहीं? तो इंसेक्ट बेचारा आगे से गया। जैसे आपने देखा होगा जो हमारा कैलोट्रोपिस मदार का प्लांट होता है, उसको कभी भी गाय या भैंसे या बकरियां चरती नहीं। क्यों नहीं चरती? वो मदार का प्लांट होता है। हाँ, बढ़िया सा एक प्लांट है मदार का, कैलोट्रोपिस। आप सर्च कर सकते हो गूगल के ऊपर, मिल जाएगा मदार का प्लांट। बहुत ही इजी है, आप उसे सर्च, बहुत ही लोकल प्लांट है, आपके घरों में, शहरों में, आसपास कहीं भी देखा जा सकता है, और बड़ा बढ़िया पर्पल कलर का फूल होता है। लेकिन उसको टच नहीं करती कोई गाय भैंस बकरी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसे एल्कलॉइड है कि उसे बहुत ही ज्यादा हार्म पहुंचा देगा। क्लियर है? कैलोट्रोपिस क्लियर है? बिल्कुल वही चीज है कि क्राई प्रोटीन को एक बार इंसेक्ट ने चखा, जब भाई मर गया तो देखेंगे ना भाई उधर ना जाना, बच गया, पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया। समझ में आई बात है नहीं? यानी पेस्टिसाइड का आप यूज नहीं करना पड़ेगा, रिड्यूस हो गया ना। बात समझ में आई? तीसरा, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के लिए हमने बताया था, जो हमारे कश्मीर से जिनके रिश्ते थे, ठीक है, भाई की शादी हुई है कश्मीर में, ठीक है, और मैं जाऊंगा शादी में भाई, हाँ, और फिर कश्मीर में जाके बिजनेस करूंगा, क्योंकि धारा 370 तो हट चुकी है, ऐसा कहना है, उसका एक क्लॉज हट चुका है, तो बिजनेस करेंगे कश्मीर में जाके। बढ़िया, कश्मीर में बिजनेस करना, आपने ले लिया सेब का एक बाग, सेब का बाग ले लिया, बढ़िया कह रहे हैं हम सेब की खेती करेंगे और भेजेंगे शाहजहांपुर सेब। चलो कोई बात नहीं, भेजो, ले लो सेब, ले लिए, कहे तुड़वाएंगे, कहे तो थोड़ा हल्के हल्के रखना, अभी हरे हरे तोड़ लो, तोड़ लिए, तुड़वाए, फिर उसे तुलवाया, और तुलवा के उसे जो है वो लगवाया कि भाई साहब ट्रक में लगा है, आप वो चले। इतने में कम से कम 5 से 10 दिन या 15 दिन लग गए। वो भी सेब बेचारे वहीं हैं, अभी कश्मीर के कश्मीर बैठ के हो। फिर कश्मीर में चलेगा, गड्डी जाती है, चलाना मारता हुआ चलता चला जाएगा, फिर उसे कुछ एथेनॉल की महक आएगी, क्योंकि 20% तो वो लेके ही चलता नीचे अपने, ठीक है, वो 20% एथेनॉल भी पिएगा आराम से बैठ के, और अपना कुछ दूसरे काम करेगा। आते आते लगभग 15 दिन उसे लग जाएंगे कश्मीर से यहाँ, फिर यहाँ की मंडी में आएगा, फिर बिकना शुरू होगा, फिर बिकेगा तो आपके ठेलों में जाएगा, ठेलों से फिर आपके घर तक आएगा, लगभग 1 महीना हो गया। तो ठेले वाले के पास पहुंचा 1 महीने बाद, सेब लिया था कश्मीर में, तो क्या सेब रुकेगा 1 महीने तक? तो पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद अब शुरू होगा लॉस होना, ये बहुत बढ़िया बेचेंगे, सेब बिकेगा 200 में, यहाँ भले ही 100 रुपए का मिल जाए, और यहाँ जब तक आया वो सड़ने लगा, भैया कोई 50 में ले ले तो हो जाएगा। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद क्या हुआ? लॉस, इसे कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। लेकिन हमने ऐसे एंजाइम बना लिए, ऐसे जीन बना लिए जो वो एंजाइम को बनने ही नहीं देंगे, जो बेसिकली देखिए, पकने का मतलब क्या होता है? सड़ने का मतलब है ज्यादा पक जाना। सड़ने का मतलब क्या होता है? ज्यादा पक जाना। ज्यादा पकने से रोकने के लिए क्या है? ज्यादा पकना क्या होता है? सेल वॉल डिटीरियोरेट होने लगती है। जब ज्यादा पक जाता है तो बाहर की जो आउटर कवरिंग है, उसकी जो वॉल होती है, उसको डिटीरियोरेट करने लगता है, एक एंजाइम बनता है। हमने वो जीन डाल दिया कि वो एंजाइम ही लेट बनेगा। जब वो एंजाइम 2 महीने बाद बन रहा है तो हमारा फल आराम से पका रहेगा और तब तक बिक जाएगा, लोग खा भी लेंगे। तो जेनेटिकली हमने ऐसा मॉडिफाई कर दिया कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को बचा दिया।
तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी बच गई। तीसरा है इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स। जो हमने कहा कि हमारी सॉइल थी, सॉइल में भले कम मिनरल रह जाए लेकिन उसकी इफिशिएंसी इतनी है कि वो सारे के सारे मिनरल्स को निचोड़ लेगा पूरा सॉइल से सही से। तो हमें फर्टिलाइजर का प्रयोग तो नहीं करना पड़ेगा, कम इन मिनरल्स में भी काम हो चला ले जाएंगे, तो इफिशिएंसी बढ़ा दी तो फर्टिलाइजर कम हो गया। समझ में आई बात या नहीं? तीसरा है एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू। पीले रंग का चावल होता है, गोल्डन राइस, पीले रंग का चावल होता है, इसमें विटामिन ए इंटेज होता है। विटामिन ए किससे बनता है? कैरोटीन से। देखिए ये विटामिन ए सिंबल है, बनता कैरोटीन से, कैरोटीन, ठीक है। कैरोटीन जो है उससे बनता है। तो गोल्डन राइस में क्या मिलेगा ज्यादा आपको? कैरोटीन मिलेगा। समझ में आएगा क्या नहीं? जिसकी वजह से ये आपका बढ़िया हो जाएगा। तो विटामिन ए मिल रहा है, बालों के लिए अच्छा होता है, सफेद हो रहा है बेटा तुम्हारे भी। वो तो अलग होता है ना, कैरेटिन। वो तो ई होता है नहीं, ए कैरेटिन, वो कैरेटिन होता है, किस गैस होता है, वो केराटिन प्रोटीन होता है बेटा। हां तुम गोल्डन का नहीं चबाते हो। नहीं विटामिन ए भी फायदा करता है बेटा मेरे ख्याल से विटामिन ई की जरूरत थी, खैर कोई बात नहीं है, आपका विटामिन ए भी कर सकता है, कोई बात नहीं है। विटामिन तो करते ही हैं, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। विटामिन ए आंखों के लिए तो होगा ही, देख तो सकते हो बालों को सफेद होता है। चल ये 5 काम हमारा जो है वो कौन करेगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप करेगी। पहला काम क्या करेगी? मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट एबायोटिक स्ट्रेस से बचाएगी। दूसरा केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर भरोसा कम कर देगी, हेल्प करेगी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रोकने में, इंक्रीज करेगी एफिशिएंसी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में, और एनहांस करेगी न्यूट्रिशन वैल्यू। हमने आपको बता दिया जैसे कि इंसुलिन की बात बताई थी। अब गोल्डन राइस विटामिन ए की बात है कि आपने खाए चावल थे, चावलों में कहीं विटामिन होता नहीं है लेकिन फिर भी आपको विटामिन ए मिलने लगा। तो आपको ओमेगा वाले कैप्सूल्स या बाकी ये कैप्सूल जो विटामिन ए के होते बाहर से नहीं लेना पड़ेंगे, चावल खाइए मजे उड़ाइए, ठीक है। कोई दिक्कत? दाल के साथ, इसीलिए देखो मेरे फेवरेट हैं ये, आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले बीटी के बारे में बात करें। पेटी अपनी जो है वो बैसिलस thuringiensis है। देखिए मैंने आपको बात बताई थी, बैसिलस thuringiensis जो है वो बीटी टॉक्सिन होता है। कौन सा बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है? बैसिलस thuringiensis। देखिए याद रख लीजिएगा, बैसिलस thuringiensis, इससे नाम लिया गया, बी इससे बैसिलस उठाया, thuringiensis से टी उठा लिया। बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है, ये क्या करता है? ये बेचारा इंसेक्ट्स को निपटा देता है। अभी मैंने बताया छेदी जाल बना देगा इंसेक्ट को, लेकिन बीटी के एग्जांपल है, अगर इसके जीन को मिला दिया जाए किसी प्लांट में, जैसे बीटी कॉटन बन जाएगा, बीटी कॉर्न बन जाएगा, बीटी राइस, टोमेटो, पोटैटो और सोयाबीन भी बन सकते हैं। समझ में आई बात या नहीं? हमने बीटी का जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जीन था उसको हमने प्लांट्स में डाल दिया। अगर बीटी वाला जीन कॉर्न में डाला है तो बीटी कॉर्न हो गया, बीटी वाला जीन कॉटन में डाला है तो बीटी कॉटन, बीटी राइस, टोमेटो, पोटैटो, इस तरीके से हो गया। समझ में आ गई बात? बेसिकली ये किससे बचा रहा है? इंसेक्ट से बचा रहा है। बीटी किससे बचा रहा है? इंसेक्ट। बीटी है कौन? बैक्टीरिया का वो जीन, बीटी टॉक्सिन है। देखिए हम फिर बता दे रहे हैं आपको, बैक्टीरिया है हमारा, क्या नाम है बैक्टीरिया का? बैसिलस thuringiensis, ठीक है, बैसिलस thuringiensis। ये क्या कर रहा है? ये बैक्टीरिया अपने अंदर से टॉक्सिन निकाल रहा है, ठीक। उस टॉक्सिन का नाम क्या है? बीटी टॉक्सिन। और वो किस रूप में है? क्राई प्रोटीन के रूप में। किस रूप में है? क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्राई प्रोटीन के रूप में। हम अभी बताएंगे आपको साथ। ये बेसिकली किसको टारगेट कर रहा है? ये इंसेक्ट पेस्ट को टारगेट कर रहा है बेटा। किसको टारगेट कर रहा है? ये इंसेक्ट पेस्ट। ऐसे इंसेक्ट जो पेस्ट हैं। पेस्ट क्या होता है वो बताएगा हमें? पेस्ट जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें पेस्ट कहते हैं। वो इंसेक्ट भी हो सकते हैं, तो इंसेक्ट पेस्ट है, ठीक है। अब ये 3 इंसेक्ट ग्रुप के ऊपर बेसिकली काम करता है। देखिए इंसेक्ट के लगभग, अगर आप क्लास इंसेक्टा पढ़ेंगे, क्योंकि हम एंटोमोलॉजी से ही हैं, तो क्लास इंसेक्टा है, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम
आर्थ्रोपोडा, इसका क्लास है इंसेक्टा, ठीक है, इंसेक्टा, हेक्सापोडा कोई नहीं, और उसमें ऑर्डर आते हैं 32 ऑर्डर्स होते हैं, जिसके 3 मेन ऑर्डर्स हैं, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा। ठीक, समझ में आती बात है? बताइए, ये बीटी जो है बैसिलस thuringiensis से निकलने वाला जो टॉक्सिन है वो इन 3 को ही इफेक्ट करेगा। ऑर्डर बेटा मेरी बात समझिएगा, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा, एलसीडी। एलसीडी जो है आपका लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा, ये 3 ऑर्डर है। इन ऑर्डर के अंदर इंसेक्ट होंगे ना, इंसेक्ट 1, इंसेक्ट 2, इंसेक्ट 3, समझ में आई बात है? नहीं, वो जो इंसेक्ट लेपिडोप्टेरा में कौन से इंसेक्ट रखे जाते हैं? जिनका लाइफ साइकिल बटरफ्लाई जैसा चलता है। लेपिडोप्टेरा में कौन से इंसेक्ट रखे जाएंगे? जिनका लाइफ साइकिल बटरफ्लाई के जैसा चलता है। बटरफ्लाई में क्या होता है? अंडा निकला, अंडा से लार्वा निकला, लार्वा से प्यूपा और फिर उसके बाद वो बन गई मक्खी। तो कोई वैसे ही यहाँ पे आता है। इसमें नाम आएंगे टोबैको बडवर्म और आर्मीवॉर्म। लेपिडोप्टेरा, टोबैको बडवर्म और आर्मीवॉर्म, ये टारगेट है हमारे 2 प्लेस। कोलियोप्टेरा वो होते हैं जिनके विंग्स जो होते हैं वो लेदरी होते हैं। कोलियोप्टेरा के विंग्स कैसे होते हैं? लेदरी होते हैं। जैसे आपने बीज वाली देखी, कौन सी भी होती है? लाल रंग वाली? नहीं, लाल रंग का होता है उसका जो उसके ऊपर ऐसे कलर के डॉट्स होते हैं। हाँ, रेड कलर, लेडी बर्ड बीटल। हाँ, लेडी बर्ड बीटल। इस तरीके से आपने देखिए, इसके ऊपर डॉट्स है, सॉफ्ट नहीं है, ये लेदरी है। इसका जो इसका शेल होता है ऊपर लेदरी होता है, लाल रंग की होती है, उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं। अब वो दबाइए, देखिए बिल्कुल लेदरी जैसा दिखेगा। इस तरीके के इंसेक्ट बहुत सारे होते हैं जिनके ऊपर के शेल ऐसा मिलता है। ओवरऑल शेल होता है, शेल भाई थोड़ा समझ तो वो उन्हें क्या कहेंगे? बीटल्स कहते हैं। वो किसमें आते हैं? कोलियोप्टेरा में आते हैं। वो किसमें आएंगे? कोलियोप्टेरा। डिप्टेरा वो होते हैं बेटा जिसमें 2 पेयर विंग्स होते हैं। इंसेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है इंसेक्ट का? 3 पेयर लेग, 1 पेयर एंटीना, 2 पेयर विंग, ये इंसेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कोई भी इंसेक्ट है उसमें ये 3 चीजें मिलेंगी। 3 पेयर लेग, जॉइंटेड तो आर्थ्रोपोडा का है, इंसेक्ट का बात कर लो, वो तो आ ही गया में कॉमन है। हाँ, थोड़ा और अंदर घुस गया। 3 पेयर लेग्स, 2 पेयर विंग्स और 1 पेयर एंटीना। एंटीना 2, 4 विंग और 6 पैर। समझ में आई बात या नहीं? लेकिन यहाँ डिप्टेरा में सिर्फ और सिर्फ 2 विंग्स। बचे हुए 2 विंग क्या होते हैं? बचे हुए 2 विंग्स बनते हैं हॉल्टर्स। हॉल्टर्स ये क्या बनते हैं बेटा? हॉल्टर्स बनते हैं। ये बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? बैलेंसिंग। हाँ, वही तो सही से नहीं चलेगा तो चालान हो जाएगा 1000 रुपए। ठीक है, बैलेंसिंग ऑर्गन। और ये टीजीटी का मेरे 2021 का क्वेश्चन था, कह रहे हैं हॉल्टर्स तेज चलते हैं के विंग्स, हॉल्टर्स ज्यादा तेज चलते हैं विंग्स से। यही हम गलत करके आए क्वेश्चन। हॉल्टर्स जो हैं वो ज्यादा तेज चलते हैं विंग्स से। हाँ, ये ज्यादा तेज छोटे होते हैं ना? हाँ, ये छोटे दिखते नहीं। तो ये डिप्टेरा में मॉस्किटोस और फ्लाई, देखिए मक्खी के 2 पर और मच्छर के भी 2 पर। वो 2 जो बचे वो क्या बन गया? वो हॉल्टर्स। समझ में आ गई बात या नहीं? कोई दिक्कत नहीं? चल आगे। तो ये एग्जांपल आपको याद करना है। देखिए अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन कैसे? हमने आपको सीक्वेंस सिखा दिया है, क्रोनोलॉजी समझा दी है। क्रोनोलॉजी क्या है? हमने आपको बताया कि इंसेक्ट ने, हमने सबसे पहले प्लांट को क्या दिया? हमने बीटी वाला जीन दे दिया। कौन सा जीन था? जो टॉक्सिन वाला, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। और टॉक्सिन कौन है हमारे? फ्राई। कौन है? क्रिस्टल कंटेनिंग टॉक्सिन। क्रिस्टल कंटेनिंग। वो क्राई कौन है? क्रिस्टल्स। ठीक है,
क्रिस्टल की फॉर्म में। ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। कौन है ये? इंसेक्ट को मारने वाले प्रोटीन। ऐसा हमने जीन किसमें डाल दिया? प्लांट में पहले ही डाल। कैसे डालेंगे बेटा? वैसे ही डालेंगे जैसे पीछे हम लोग कर रहे थे, जीन मॉडिफाई कर रहे थे ऑर्गेनिज्म का। याद है बैक्टीरिया में कैसे डाला? बिल्कुल वैसे ही वेक्टर के थ्रू डाल। और प्लांट में डालने के बाद हम शांत बैठ जाएंगे। अब खेल देखेंगे। इंसेक्ट आएगा, प्लांट को खाएगा, खाने के बाद इंसेक्ट के अंदर वो जीन एक्टिवेट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा गट में जाके, उसकी गट में, इंटेस्टाइन में जाके। गट में क्यों एक्टिवेट होगा? क्योंकि वहां पीएच होगा एल्केलाइन। हमारे अंदर एसिडिक होता है और फिर इंटेस्टाइन में जाके एल्केलाइन होता है। उसकी इंटेस्टाइन में कैसा है? एल्केलाइन। उसकी गट में कैसा पीएच है? एल्केलाइन। उससे वो एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट हो गया वो प्रोटीन, तो क्या होगा? वो क्या करेगा? उसके अंदर परफोरेशन, छेद कर देगा। और छेद करने से क्या होगा? उसके अंदर पानी इधर उधर भरने लगेगा, स्वेल होगा और मर जाएगा। सेल की डेथ हो जाएगी। जब सेल्स की डेथ होने लगी तो वो इंसेक्ट अपने आप मर जाएगा। बच गया प्लांट। तो बीटी कॉटन, इस तरह से हमारा कॉटन जो है वो बच जाता है। ठीक, यही सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है बेटा। देखिए एल्केलाइन पीएच लिखा हुआ है, गट में होता है। लिख गया? कोई दिक्कत? एक्टिवेट हो जाता है। अब क्वेश्चन एक और आता है कि अगर ये ऐसा है तो फिर ये बैक्टीरिया को भी मार देता है। क्योंकि टॉक्सिन तो टॉक्सिन है, बैक्टीरिया को नहीं मारता है। क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एल्केलाइन पीएच है नहीं, वो प्रो फॉर्म में निकल रहा है। वो एक्टिवेट तो तब होगा जब एल्केलाइन पीएच के संपर्क में आएगा बैक्टीरिया में। समझ में आ रही बात है नहीं? तो इस तरह से हमारा ये बीटी जो है वो बढ़िया काम कर गया। ये इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है सेवरल क्रॉस सच एज कॉटन। कॉटन में करा गया। ठीक, बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। बेटा मैंने आपको बताया इंसेक्ट स्पेसिफिक हैं। तीन ही तरीके के इंसेक्ट को मारेगा। ऑर्डर कौन से हैं? लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा। लेपिडोप्टेरा में कौन से आते हैं? अरे कौन से आते हैं इंसेक्ट? आर्मी बर्डवॉर्म आते हैं और टोबैको बर्डवॉर्म और आर्मी वॉर्म। टोबैको बर्डवॉर्म और आर्मी वॉर्म। कोलियोप्टेरा में कौन आते हैं? बीटल्स आते हैं। और मॉस्किटो फ्लाई, डिप्टेरा में मॉस्किटोज और फ्लाई। सिर्फ इन्हीं को मारेगा, ये नहीं सबको। इंसेक्ट स्पेसिफिक है ये। ठीक, अब इसके भी स्पेशल प्रोटीन है। देखिए इसका टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन। कौन सा जीन है? क्राइफर्स्ट एसी। अगर क्राइफर्स्ट एसी है, ठीक है, the toxin is coded by gene named cry. There are a number of them, example proteins encoded by gene cry first AC and cry second AB. ये किसको कंट्रोल करेंगे? ये कॉटन बॉल फॉर्म को करेंगे। और cry first AB किसको करेंगे? कॉटन बॉल। शायद इस बार के नीट में भी ये क्वेश्चन था 26 में। 26 का जो पहले वाला था उसमें ये क्वेश्चन था कि किसके किसके लिए है। तो cry first AC और cry second AB किसके लिए है? कॉटन बॉल फॉर्म के लिए। याद रखिए क्राई फर्स्ट एसी और सेकंड एबी इसके लिए है कॉटन बॉल। कॉटन बॉल फर्स्ट एबी कॉर्न बॉल और क्राई फर्स्ट एसी कॉर्न बॉल। बस एबी, सॉरी एबी कॉर्न बोर। कौन बोर? कॉर्न मतलब भुट्टा, उसमें बोर करते, छेद करते, बेचारा बेकार करते भुट्टे को, तो उसके मार देगा। समझ में आएगी? ये नहीं बात तुम्हें समझ में आ गई? वो कोई दिक्कत तो नहीं? इन सबको समझ में आ जाएगा। ये बहुत तेज लड़के हैं। आप उस बेस का नाम पता बता रहे हैं? हाँ। वो हेरोडिन के लिए था। हेरोडिन के लिए था, इंसुलिन के लिए नहीं था। हेरोडिन सीरीज प्रेजेंट। ब्रेसिका नेपस हेरोडिन के लिए था। एंटी-कोविड। पार्डन मी, गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो इस्तीफा ना दूं। हाँ, जी, गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। जो शुरुआत में मैंने कहा था कि प्लांट में लगाएंगे, इंसुलिन पाएंगे, ब्रेसिका का है तो ब्रेसिका हेरोडिन के लिए था, इंसुलिन के लिए नहीं था। मैं अपने शब्दों को वापस देता हूँ। मैं कतई भी नहीं चाहता कि कोई अगली गैंग बन जाए। हाँ, तुम लोग प्रोटेस्ट करो मेरे खिलाफ, तो ऐसा नहीं है। फीस वापस दे। फीस तो मैं लेता ही नहीं तुम लोगों से, इतने बढ़िया बच्चे तुम लोग। ठीक है, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मैं फीस लेता हूँ। बेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, बात क्या कर रहे हैं हम लोग? किसकी बात कर रहे हैं? बेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की।
अब देखिए हमने क्या बताया, पहले इंसेक्ट रेजिस्टेंट थे, अब जो नीचे घुस गए और उसकी जड़ें काटे ले रहे हैं। अब उनसे बचने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही सुगम, सुशील, बढ़िया, जितने भी हिंदी के कटु शब्द हैं सब है, ठीक है। हमारे एक टीचर थे जो रिटायर हुए अभी जल्दी ही, पिछले 2 महीने पहले, अप्रैल में उनका रिटायर, मार्च में उनका रिटायरमेंट, हम लोगों का मार्च में ही होता जाता है रिटायरमेंट। तो हमसे कहा गया 2 शब्द बोले, तो सच में जब हम पहुंचे, आप लोगों को पढ़ाते हिंदी तो ना के बराबर ही निकलती, वो सब इंग्लिश हो गया, सारा लेवल ही बदल गया। लेकिन जब स्कूल में गए तो स्कूल में नहीं गए थे हम गए थे विद्यालय में। हम क्लास में जाते थे, हम कक्षा में जाते थे, ठीक है। हम बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम छात्रों को पढ़ाते थे। इस तरीके की बातें होने लगी, ठीक है। शिक्षक पुस्तिका, टीचर डायरी नहीं है, तो शिक्षक पुस्तिका कुछ इस तरीके के शब्द जो थे वो कनिष्ठ शब्द हिंदी के यूज होने लगे, कनिष्ठ। तो अब मैं इन कनिष्ठ शब्दों में से घिरने लगा, और घिरते घिरते इन 4 सालों में एकदम ट्रांसफॉर्म, वक्त बदल गया, जज्बात। आज मैं यहाँ पे हिंदी लिख देता हूँ बिना सोच समझे कि बच्चे क्या कहेंगे, भाई जैसे कुछ कहे, मुझे तो हिंदी आ गई। मतलब उस विद्यालय ने हमको बदल दिया, स्कूल ने हमें जो है पूरी तरह से विद्यालय में बदल दिया। अब हमारे छात्र हैं, हाँ बस। और फिर तो आपको पता ही है हिंदी कितनी चल रही है, संस्कृत भी बुलाना चाह रहे, तो हम तो और लेवल आगे हो जाएगा। कुछ दिन बाद नहीं मैं संस्कृत ना लिख रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हिंदी पे मेरी ज़्यादा, तो हिंदी ऐसे बह जाती, बहाव में निकलती रहेगी हिंदी। तो उन सर की हमने जब तारीफें करी तो उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान मेरे लाइफ में उनका यही रहा कि भाई साहब उन्होंने हिंदी के कटु शब्दों से हमें परिचित कराया। ठीक है, तो आज हम भी हिंदी काफ़ी अच्छी बोल लेते हैं, समझ भी लेते हैं, ठीक है, और लिख भी लेते हैं कि इसकी अनुमति प्रदान करें, ठीक है। वेरी गुड, निकलती इंग्लिश ही है कभी कभी, बहुत अच्छा। तो पेस्ट रेजिस्टेंट के लिए करा क्या, देखिए हमने आपको बताया मेडॉइडी गाइनी इनकर्मीशिया है हमारा। इसके लिए कभी अगर कुछ अपशब्द निकल जाते हैं तो क्षमा करें, ठीक है, क्षमा प्रार्थी। निमेटोड है जिसका नाम है मेडॉइडी गाइनी इनकर्मीशिया। ये क्या कर रहा है देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं मेडॉइडी गाइनी इनकर्मीशिया। स्पेलिंग्स याद कर लीजिएगा, बोर्ड में जिनको लिखने वाला है वो लिखने वाले तो याद ही कर लें, ठीक है। जिनका ओएमआर शीट वाला होगा वो अपना देखें ऐसे। तो शीट भी नहीं है, अब तो शीट भी नहीं है, अब तो टिक वाला है। तो सीधे लेकिन बहुत अच्छा है। ऑनलाइन पेपर की जब हमने जैम का दिया, आईआईटी जैम का पेपर दिया, तो उसमें इधर बन के आ रहा था 1 2 3 4, और जब इधर हम क्लिक करते थे 1 पे तो ये वाला जो है वो ग्रीन हो जाता था कि हाँ मैंने दे दिया इसका आंसर। 2 पे कर रहे थे तो इसका आंसर हो गया, हाँ। और इधर आपकी नंबरिंग चल रही होती है, टाइम आपका पीछे चल रहा होता है, मजा आता है देखने में। मतलब आपको हर एक चीज विजुअलाइज हो रही होती है कि मेरा टाइम कितना बचा है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, कितने बचे, सब कुछ सामने ही होता है। और लाइट चली जाती है। नहीं लाइट नहीं जाती यार, लाइट चली जाएगी तो लाइट नहीं जाती, ठीक है। ये इन्होंने गलत बात कही है, मैं इनके समर्थन में नहीं हूँ, ठीक है, हाँ। तो बड़ा अच्छा रहेगा अगर ये ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो आपके लिए 101% चांसेस हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आरिफ जैसा जो जिसकी आंखें में दिक्कत है लेकिन उसका बेचारे का वो बन नहीं पा रहा है सर्टिफिकेट, वो बेचारा ऐसे देख के गोले भरता है, ऐसे देख के बिल्कुल उसको गोले भरने के बाद बटन दबाया, गोला भर गया। बटन कहाँ देखोगे, वो तो हिलते हिलते पहुंच ही जाएगा। जब हिलाने की तो प्रैक्टिस है, हिलाने की तो प्रैक्टिस पूरी है, वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। माउस बहुत जल्दी हटेगी बेटी हुई। माउस हिलाने की बात कर रहे तो अजीब इंसान हो, हम तो कह रहे हैं कर्सर तुम्हारा जो माउस तुम हिलाओ तो कर्सर इधर तो नहीं जाएगा, येलो डॉलर, ठीक है। तो कमेंट पड़ेगा। तो मेडॉइडी गाइनी इनकर्मीशिया जो है वो हमारा निमेटोड है। कौन है बेटा, निमेटोड। और ये किसको अफेक्ट कर रहा है, ये टोबैको प्लांट्स की रूट को खा जाता है, कट कर देता है। उससे बचने का तरीका क्या निकाला कि अगर हम इसको क्या दे दें,
इसको हम आरएनए इसका हम रोक दें, क्योंकि आपको एक बात पता है, सेंट्रल डोग्मा जानते हो क्या होता है? विभू बताएंगे सेंट्रल डोग्मा। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये प्रोसेस कहलाता है सेंट्रल डोग्मा। ये तो आरिश को अगर सोते से भी उठाए थे तो बता देगा आरिश। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है, हम तुम्हें ज्यादा ले लेते तुम अंडर एस्टिमेट कर देते हो खुद ही एग्जाम। अगर हम ऐसा कुछ करें कि इसके आरएनए के ऊपर ही रोक लगा दें तो ये प्रोटीन बना नहीं पाएगा। जब प्रोटीन बनेगा नहीं तो निमेटोड को जब एंजाइम नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा अपने आप में। बात समझ में आ रही है नहीं? तो उसका तरीका क्या था? हम इसके आरएनए, क्योंकि हमारा डीएनए जो था वो डबल स्ट्रैंडेड था, तभी तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। और अगर आरएनए को भी हम डबल स्ट्रैंडेड करते हैं तो फिर ही भाई मजा आ गया। हाँ, तो आरएनए जो होता है ये सेंस है। अब इसके जैसा कोई ऑपोजिट बिल्कुल इसके जैसा मिल जाए तो वो चिपक जाएगा इसके सामने आके। जैसे ए के सामने टी वाला जुड़ जाता है, ऐसे यहाँ यू वाला आ जाए तो जुड़ जाएगा। नहीं समझे? हम उस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में बदल के उसे काट देंगे। ठीक है, आज काटना सिखाएंगे, लड़कों को भी काटना आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ढूंढेंगे कि मिलॉइडोकाइनी इनकग्निशिया के जैसे आरएनए मिलेंगे। ये आरएनए दो जगह मिल सकता है, या तो वायरस में मिल सकता है या ट्रांसपोसोम्स में मिल सकता है। कहाँ है ये दो जगह लिखी हुई? ट्रांसपोसोम पे लिखा है? अबे लिखा है, तो सर वो इस साइड है, हमें दिखता नहीं। देखो ये इधर ऊपर या तो इससे मिल जाएगा या वायरस से मिल जाएगा। ठीक, सबसे पहले बात हम ये आरएनए खोज लेंगे कहां से मिलता है। हम इस आरएनए को लेके आएंगे और इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, फिर ये आरएनए डबल स्ट्रैंडेड बनेगा। लेकिन इसकी खास बात है, जब हम इसको इंसर्ट कराएंगे तो इसके साथ में एक सीजर भी लगा के रखेंगे, डाइसर देंगे। डाइसर, वो डाइसर क्या है? उसे काटेगा। जैसे ही ये डबल स्ट्रैंडेड बनेगा जैसे काट देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब ये ना रहा आरएनए पूरी तरह से और ना रहा कोई जीन। अब क्या प्रोटीन बनेगा? नहीं। आरएनए की स्ट्रेच पे रुक जाएगा। हाँ, तो आरएनए में रुक जाएगा, प्रोटीन बन नहीं पाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फिर से हम बताएंगे और यहाँ पे सारी बातें आपको बताएंगे कि इसके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, आरएनए, और ये प्रोसेस क्या कहला रहा है? क्योंकि आरएनए में हमने खुजली करी है तो आरएनए इंटरफेरेंस, उंगली उसमें ही करी है हमने। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस। तो सबसे पहला काम होएगा क्या? डबल स्ट्रैंडेड आरएनएस आर प्रोसेस्ड इनटू अप्रॉक्सीमेटली 21 to 23 न्यूक्लियोटाइड आरएनएस विद 2 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, समझ में आई बात नहीं? हम सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लेंगे जो कितने होंगे? लगभग 21 से 23 न्यूक्लियोटाइड के होंगे डबल स्ट्रैंडेड। क्लियर? और फिर एक एंजाइम है आरएनएस जिसका नाम है डाइसर, जो कट करेगा डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, इनटू स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। अब हमारा जो आरएनएस आया, आरएनएस, इसका नाम क्या है? ये इसको कट करेगा छोटे छोटे SIRNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, और खुद भी बैठा रहेगा। कट करने वाला जो है वो भी इसके साथ में जुड़ा रहेगा। समझ में आई बात या नहीं? तब ईच SI complexes with ribonuclease यानी कि डाइसर टू फॉर्म एन RNA induced silencing complex। अब इसे हम क्या कह देंगे? पहले तो ये छोटे छोटे आरएनए में टूटा, लेकिन जैसे ये डाइसर भी इसके साथ जुड़ गया, तब डाइसर जुड़ा हुआ ये आरएनए क्या कहलाएगा? रिस्क, RISC, RNA induced silencing complex, RNA induced silencing complex। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसे इंट्रोड्यूस कर देंगे किसमें? The RNAi unwinds risk is activated। RNAi जो था siRNA जो था ये इसको अनवाइंड कर देगा।
ये डाइसर लगा हुआ है और ये हमारा आरएनए, ठीक है, अनवाइंड हो गया, सिंगल स्ट्रैंड, ठीक। द एक्टिवेटेड दिस टारगेट कंप्लीमेंट्री एमआरएनए मॉलिक्यूल्स। अब जो हमारा निमेटोड का एमआरएनए होगा, निमेटोड कौन है, फिलोइडोकाइनेज इंटरमीडिया, ये उसके टारगेट एमआरएनए के ऊपर जाएगा और पेयरिंग कर देगा। समझ में आएगा नहीं? और जब फिर इसके साथ में डाइसर तो लगा ही हुआ है, डाइसर फिर से कट कर देगा, तो जब कट कर देगा तो पेयरिंग को कर देगा। समझ में आएगा क्या नहीं? When mRNA of the parasite is destroyed, no protein will synthesize. ठीक? It reduces, is resulted the death of parasite nematode in the transgenic host. ये उसी रूट के अंदर ही दम घुट के मर, ठीक। और इस तरह से ये प्रोटेक्ट कर लेगा अपने आप को प्लांट। बोलो कोई दिक्कत? स्टेप समझ में आया? पहला स्टेप क्या था, हमने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लगाया, फिर उसमें आरएनए लगाया डाइसर, तो कट कर डाला, उसने कट करा पहले तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में और खुद एक के साथ में बाइंड किया, जाके चिपक गया। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ने इसको फिर क्या करा, अनबाइंड कर दिया, ठीक। जो चिपका हुआ था उसे क्या किया, रेस्ट आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। फिर जब अनबाइंड किया तब निमेटोड के टारगेट एमआरएनए को ढूंढा, ये निमेटोड वाला एमआरएनए, अब उसके एमआरएनए से जाके ये चिपक गया और फिर उसे भी काट दिया, तब निमेटोड का प्रोटीन नहीं बनेगा और आरएनए की साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग है। समझ में आई बात या नहीं? बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ। हम बहुत ही स्लो चला रहे हैं, बिल्कुल मरा हुआ, लेकिन फिर भी आपको एक चीज समझाते चले जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये लोग जो है निपटा जाते हैं इस कॉन्सेप्ट को। स्टेप बाय स्टेप आप लिख लीजिएगा, नहीं अगर है कोई बात नहीं है, मेरी बुकलेट्स हैं उनमें से फोटो ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो हम शेयर कर देंगे आपके साथ में, बाकी देखा जाएगा। तो हमने क्या करा, सेवरल निमेटोड पैरासाइट आर वाइडली wide variety of plant and animals include human beings. The nematode Milettogyne incognita infect the root of tobacco plant and cause a great reduction in yield. ठीक, अब क्या हुआ, a novel strategy was adopted to prevent this infestation which was based on the process RNA interference. ये पूरा जो कारनामा था इसे क्या कहते हैं, RNA interference कहते हैं, abbreviation है RNAi. RNAi take place in all eukaryotic organism. पहला पॉइंट पकड़िए, ये किसमें चलेगा, सभी के सभी यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट के लिए ये मेथड नहीं है। और ये क्या है, मेथड है सेलुलर डिफेंस का, ठीक है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या कर रहे हैं हम गला घोट दे रहे हैं, किसका, एमआरएनए का। हम एमआरएनए का गला घोट रहे हैं, साइलेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक एमआरएनए टू अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल, जो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, उससे that binds to the prevent translation of mRNA। देखिए ट्रांसलेशन कर देगा, यानी ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर देगा, यानी साइलेंसिंग कर देगा, ठीक। अब कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स क्या हो सकता है, सोर्स हो सकता है वायरसेस या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोसॉन्स जंपिंग जीन। बारबरा मैक्लिंटॉक फर्स्ट चैप्टर बता चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम प्लांट के अंदर कैसे डालेंगे, हमने आपको बताया था नेचुरल वेक्टर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियस, ये नेचुरल वेक्टर है प्लांट के लिए, यही यूज करेंगे और स्पेसिफिक जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, ये प्लांट को जाके इंट्रोड्यूस करा देगा, ठीक है। प्लांट के डीएनए, हम आरएनए से पहले डीएनए बनाएंगे, फिर वो डीएनए से फिर अपने आप को आरएनए बना लेगा, ठीक। समझ में आई बात है नहीं? दीस अब वो जब अंदर खुलेगा तो सेंस और एंटीसेंस, सेंस और एंटीसेंस, सेंस वाला ये हो गया सेंस और ये इसका एंटीसेंस हो गया, समझ में आई? सेंस और एंटीसेंस जो है वो होस्ट के अंदर आएंगे, द टू आरएनएस बीइंग कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, देखिए कंप्लीमेंट्री है तो क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या करता है, इनिशिएट करता है आरएनएआई, वही आरएनए इंटरफेरेंस, एंड thus silence the specific mRNA of the nematode. The consequence was that parasite could not survive in the transgenic host expressing specific interfering RNA. See, the transgenic plant therefore got itself protected from the parasite. क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे सीबीएसई में 5 नंबर का कि किस तरीके से ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है नेमेटोड से, बता सकते हो पूरा स्टेप? क्लियर है सारे स्टेप्स?
ये याद रखना। देखिए इसमें मेन पॉइंट क्या है, आपको कीवर्ड्स याद रखना होते हैं। जब भी कभी एग्जाम में लिखना होता है तो कीवर्ड्स याद रखना होते हैं। कीवर्ड में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किससे ये इन्फेक्ट हो रहा है, मिरागोबैनिक इंटरफेरेंस। दूसरा, कौन सी टेक्निक का यूज कर रहा है, आरएनए इंटरफेरेंस। इसमें करते क्या है, ये पहले तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए है और ये सेलुलर डिफेंस की मैकेनिज्म है। और इसमें करते क्या है, गला घोट देते हैं एमआरएनए का। ठीक, कैसे ये हमें मिलेंगे, हमें एमआरएनए ये मिल सकते हैं हमें वायरसेस या ट्रांसपोजॉन्स से मिल सकते हैं। कैसे हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे प्लांट में, हम माइक्रोबैक्टीरियम वेक्टर के थ्रू इंट्रोड्यूस करेंगे। प्लांट में जब जाएगा तो हमें पहले डीएनए देना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट में होता है डीएनए, आरएनए तो होगा नहीं। तो हमें डीएनए की फॉर्म में हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो अपने आरएनए बनाएगा सेंस और एंटीसेंस टाइप के। जब कंप्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के तो वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे और आरएनए की तब साइलेंसिंग हो जाएगी, ऊपर वाला पूरा प्रोसेस। क्लियर, सारी चीजें समझ में आ गई। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये दिखा रहा है रूट्स के अंदर है, ट्रिगर कर रहा है, ये सारी चीजें 5 दिन के बाद क्या होगा, ये सब होगा। ठीक, लिखा हुआ है सब, पूरा पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। ये थे यूज प्लांट्स के, प्लांट्स बचाओ अभियान था जेनेटिक्स से, ये बायोटेक्नोलॉजी से। प्लांट बचाओ अभियान दो तरीके होता है। पहला बताया विकी वाला बैसिलस thuringiensis का, जिसमें 3 इंसेक्ट को कर रहा था टारगेट, और दूसरा पेस्ट रेजिस्टेंस जिसमें निमेटोड को कर रहा था टारगेट, आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक, अब बात आती है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। चल रहा है, देखो चल रहा है, बस फिर क्या मेडिसिन में क्या एप्लीकेशन। देखिए हमने आपको सबसे पहले इंसुलिन के बारे में बताया था, पिछले ही चैप्टर में बता चुके हैं, कोई जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ना है, जो क्वेश्चन आता है, एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज वर्ल्ड ओवर। और इंडिया में जो है 12 जो है वो प्रेजेंट इन मार्केट। ये पॉइंट पकड़ना वाला क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। जैसे 900 स्ट्रेन थे, 900 ऑर्गेनिज्म थे, 900 रिकॉम्बिनेंट एंजाइम थे, और 230 जो है वो आपके स्ट्रेन्स थे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक ड्रग्स हैं वर्ल्ड वाइड, लेकिन इंडिया में 12 चल रहे हैं। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पकड़े जाते हैं भाई साहब। कर लिया अंडरलाइन, करा अंडरलाइन, कर लिया, ठीक। इंसुलिन के बारे में बात तो पता ही है तुम्हें, अब बताने को अब भाई इंसुलिन नहीं बताया, बाकी सब पूछ लो, इंसुलिन नहीं बताएंगे। तो पिग्स से, कैटल्स से पहले लिया जाता था, वो बेचारा दिक्कत करता था। फिर क्या करा, फिर पता चला कि भाई साहब इंसुलिन बनता कैसे है, प्रो इंसुलिन से बनता है हमारे अंदर। प्रो इंसुलिन में क्या होता है, ए चेन होती है, बी चेन होती है, सी चेन होती है। ए चेन 21 अमीनो एसिड की होती है, बी चेन 30 अमीनो एसिड की होती है, सी चेन के बारे में पता ही नहीं करना कि सी चेन निकाल दी जाती है। डाइसल्फाइड ब्रिज से ये दोनों जुड़े होते हैं। ये बात है। कंपनी कौन सी थी जिसने सबसे पहले ये काम किया, वही का नाम था एली लिली। सन क्या था, 1983। ये पूछा जाता है कहाँ की थी, लंदन की थी, नहीं अमेरिका की साहब। समझ में आई बात क्या नहीं। कौन सी ऑर्गेनिज्म ने इंट्रोड्यूस करा था, इकोलाई के अंदर, चेन ए और चेन बी, इकोलाई। बोलो कोई दिक्कत क्या है, तो पता है ना, नहीं पता, ये तो पता ही है, इंसुलिन के बारे में तो बहुत बता चुके हैं। आगे बढ़िए। जीन थेरेपी, और बढ़िया थेरेपी है। जीन थेरेपी की शुरुआत हुई है 1990 में। छोटी सी एक बच्ची थी 4 साल की, जिसके अंदर ADA एडिनोसिन डीएमिनेज की डिफिशियंसी थी। बेचारा जीन ही नहीं था। समझ में आई बात क्या नहीं। ये डिसऑर्डर क्यों कॉज हुआ, डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज। डिलीशन हो गया, म्यूटेशन, बेटा याद आया। एडिनोसिन डीएमिनेज करता क्या है, ये क्रूशियल एंजाइम है किसके लिए, फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। हमारा इम्यून सिस्टम काम करे उसके लिए बेटा कौन होता है, ADA एडिनोसिन डीएमिनेज। बेटा क्या हुआ, एडिनोसिन डीएमिनेज था नहीं, इम्यून सिस्टम बन नहीं पाया, तो दिक्कत आ जाएगी। तो क्या करा, यहाँ पे 2 मेथड, ट्रेडिशनल मेथड थे पहले। इन सम चिल्ड्रन ADA deficiency can be cured by bone marrow transplant। वो बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर सकते थे, ठीक। हाँ वो जो भी है। या दूसरा था एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। हम वो एंजाइम देते हैं जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होती है। ADA क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज, एज जिसमें लगेगा एंजाइम
हम ये एंजाइम बाहर से देते हैं डायरेक्ट, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो बनाने लगेगा, या ये एंजाइम देते हैं, लेकिन दोनों ही चीजें दिक्कत वाली है क्योंकि कम दिन चलेगी, ठीक है। बट प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, परमानेंट नहीं थे। तो पहला स्टेप इसमें लिया गया ये कि उसके लिम्फोसाइट्स लिए गए, सिंथेटिक मीडिया में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी, पहले लिए गए लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट, पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट को निकालना और एक सिंथेटिक मीडियम में डाल के लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करा लिया और फिर ये लिम्फोसाइट्स को वापस हटा दिया। लिम्फोसाइट्स की लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट्स यानी इम्यून सिस्टम ये अपना इम्यूनिटी देने लगेगा, किलर भी टाइप का भी है और एंटीबॉडी भी बनाएगा, दोनों काम कर देगा। हो सकता है और कैसे करते हैं? फंक्शनल क्लोन दैट इज कंप्लीमेंट्री डीएनए ले लेते हैं यूजिंग रेट्रोवायरस वेक्टर। हमने पीछे अभी प्लांट में डाला था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस, यहाँ हम एनिमल है तो रेट्रोवायरस का यूज करेंगे, रेट्रोवायरस का यूज करके हम एनिमल के अंदर डाल देंगे ये डीएनए और तब वो लिम्फोसाइट को इंट्रोड्यूस कर देंगे वापस से। यानी यहाँ लाए रेट्रोवायरस का यूज करा और रेट्रोवायरस से हमने क्या डाल दिया इसके अंदर? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डाल दिया, यानी वो वाला जीन इसके अंदर डाल दिया जो जीन नहीं था, एडीए। अब ये हमारी लिम्फोसाइट जो थी, इनके अंदर एडीए डिफिशिएंसी हाँ, अब एडीए डिफिशिएंसी कम हो गई, अब ये फिर से बनाने लगा एडीए। जब एडीए बनाने लगा तो ये एक्टिव हो गई तो हमने डाल दिया था, ये काम करने लगेगा, इम्यूनिटी आ गई। बट इमॉर्टल नहीं हो, लेकिन आपको पता है कुछ महीने से कुछ दिनों से कुछ महीने में मर जाएगी, WBC तो है। फिर दोबारा तो फिर से ये काम करना, बार-बार इन्फ्यूजन करना पड़ेगा, तो ये भी दिक्कत है। Which subsequently return to patient, however these cells are not immortal, the patient requires periodic infusion, बार-बार इन्फ्यूजन करना पड़ेगा, तो ये दिक्कत है, ठीक। लेकिन अगर if gene isolated from marrow cells producing ADA is introduced into cells at early embryonic stage, एम्ब्रियो में अगर ये डाल दिया जाए पेशेंट के तो डिफिशिएंसी को क्योर हो सकती है। लेकिन हमें ये तब तक पता भी तो होना चाहिए कि एम्ब्रियो में जाके अगर पता चलता है कि ये बच्चा पैदा तो होएगा, एम्ब्रियोसेंटेसिस बच्चा बन गया बेटा, एम्ब्रियो ये अभी एम्ब्रियो का सिर्फ मॉर्गनब्लास्ट का स्टेज है, समझ में आ गई बात है नहीं? तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर डालेंगे तो ये परमानेंट क्योर होगा, बात समझ में आ गई या नहीं? तो जीन थेरेपी ये थी, नीचे वाले दो, ऊपर ट्रेडिशनल मेथड है, जीन थेरेपी नीचे वाले दो मेथड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। पहला क्या करेंगे? लिम्फोसाइट को बाहर लाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डालेंगे, उसे एक्टिवेट करा के फिर वापस से उसे अंदर लेंगे। लेकिन हमारी वो मर जाएंगे एक टाइम के बाद, फिर से हमें काम करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमारी एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर हम किसी तरीके से एडीए का ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन डाल दें तो एम्ब्रियोनिक सेल एक्टिवेट हो जाएगी, तो सभी कुछ वो, क्योंकि एम्ब्रियन से ही आपका पूरा बॉडी बन रहा है, तो वो अपने आप एक्टिवेट करा देगी। समझ में आई? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में डालेंगे तो इट कुड बी परमानेंट क्योर। क्लियर? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ये सब मेडिसिन में चल रहा है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो थी, आप अभी भी देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड ही हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का। क्या होता है ट्रेडिशनल मेथड? आप आप क्या करते हैं? आप किसी को भी सीरम लेते हैं, यूरिन के एनालिसिस करते हैं, सीरम यानी ब्लड के अंदर से निकाल लेते हैं, ठीक है? तो सीरम को ले लेते हैं और ब्लड को जांच करते हैं, ब्लड की, और उससे जांच करके पता कर लेते हैं, या यूरिन के एनालिसिस कर लेते हैं, कहते हैं भाई साहब शुगर है आपको, या कीटोन बॉडीज आ रही हैं आपके अंदर, या हाँ, तो ये इस तरीके की बातें कर लेते हैं, पता है ना? लेकिन ये तो पुराना मेथड। अब एड्स का पता करने के लिए तुम ब्लड टेस्ट करो तो हो गया क्या? क्योंकि एड्स भाई साहब बहुत मस्त आदमी है। एड्स के बारे में अगर आप सोचेंगे तो सोच ही नहीं पाएंगे भाई साहब, वो आपको सोच के पड़े वो 6 महीने से लेके और 10 साल तक उसका विंडो पीरियड है। यानी वो सिम्टम जब शो करेगा तो हो सकता है 6 महीने में सिम्टम शो होने लगे, हो सकता है 10 साल बाद सिम्टम शो हो। एड्स के सिम्टम क्या होते हैं? नॉर्मल खांसी बुखार जुकाम, अच्छा, ठीक है, और इम्यूनिटी कम हो जाना। तो इम्यूनिटी कम होती है यार, तुमने मुझसे बहुत जल्दी पूछ लिया ये सवाल।
आपको क्या हुआ? क्या कहीं जाते हो क्या? आपको हुआ? या कोई आता है? दो ही हो सकते हैं। गद्दे पे या तो चढ़ सकते हैं गड्ढे किसी का या गद्दे ही उठ जाए। तो एड्स के जो विंडो पीरियड है भाई साहब वो 6 से 10 साल का है और आपको अर्ली डिटेक्शन करना है तो ये तो हो ही नहीं पाएगा अर्ली डिटेक्शन इससे। तब क्या करोगे? तब हमें एलाइजा करना पड़ेगा ELISA। तब ये करना पड़ेगा एंजाइम इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। ये एड्स के लिए होता है। जी, मैंने कराया है। इम्यूनोसॉर्बेंट मैं तो आपको बता चुका हूँ कई बार मैंने एड्स का टेस्ट कराया है। आपको कुछ ज्यादा हैंडसम है क्या? अरे नहीं, भाई वो जाते भी हैं। एक्स परफ्यूम ज्यादा लगाते हैं इसलिए एड्स का टेस्ट ज्यादा करता है। तो खैर कोई बात नहीं है, सब ठीक है। सब चंगा हाँ, तो सीरम जो है या तो उसका टेस्ट कराओ या यूरिन का कराओ तो ये अर्ली डायग्नोसिस तो होगी नहीं कन्वेंशनल मेथड। देखा, अर्ली डायग्नोसिस के लिए हमारे पास 3 टेस्ट, या तो पीसीआर कर लो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर लो, जैसे आपने कोरोना में देखा था, आपने कोरोना में टेस्ट देखा था RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर ही कर रहे थे और तुरंत कोरोना के बारे में बता रहे थे। आरएनए से डीएनए में वाला डीएनए हाँ हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते थे, आरएनए से डीएनए लेते थे, फिर डीएनए से डीएनए का पॉलीमराइजेशन कर लेते थे, RT-PCR। पीसीआर तो बताइए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं बेटा तो पिछली वीडियो देखें जो अभी अपलोड नहीं हुई है, ठीक है? वो जाके लखीमपुर में अपलोड होगी क्योंकि यहाँ वाईफाई खराब हो चुका है, ठीक है? बहुत हमें अफसोस है। अब एक से डिस्कवरी भी तो हुई है कि डिस्कवरी हम नहीं कर रहे हैं, हम भैया वही घिसी-पिटी बातें कर रहे हैं, डिस्कवरी की बात हमसे ना करो। हमने पूरी बायो ही चेंज कर दी, प्रोटीन से इसी तरह डीएनए बना दिया। हमने दिखाई थी। ये दिखा तो रहे थे। देखो ये तुम लोग यही करते रहे, थोड़ा बातें हम नीट वाले निकाल ले गए 700 नंबर। इसीलिए बात ये है कि वो लोग नीट के लिए पढ़ रहे थे, हम लोग एमबीबीएस के तो एमबीबीएस नहीं तुम पेशेंट देखने लगे थे, हाँ। तुम डायरेक्ट पेशेंट देख रहे थे, तो इसलिए तुम थोड़ा सा थोड़ा सा मुंह किया ना, मैं चेक कर दूंगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डब्बा नहीं मिला मेरे मुंह में कर दो। मैं भी टेस्ट करके बताता हूँ। वो टेस्ट नहीं, वो टेस्ट था, वो टेस्ट था, यूपी बोर्ड वाला टेस्ट था वो। वैसे तो क्या हो गया? अरे यार, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, इसलिए किसी भी तरीके का कोई फालतू सवाल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर बसे रहेंगे। और एक और चीज होती है, तीसरी चीज क्या थी? 3 चीजें थी। लोग यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। देखिए 2 के बारे में आपको पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है इन 2 के बारे में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते रहे कि डीएनए लाएंगे, कट करेंगे, लाएंगे, फिर उसके बाद किसी वेक्टर में डालेंगे, फिर वो अच्छा अरे दिमाग में निकल तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पीसीआर जो होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हमने आपको बताया था कि टेक पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं। अभी तुम अच्छा इस पे ना कह देना, तो तुम्हें बता दो फिर क्या होगा। एक्ट पॉलीमरेज वाला। हाँ बताओ। वो हेलोपाइल्स वगैरह वो सब। बस ठीक है, कोई बात नहीं, बताओ क्या होता है। तुम बता दो, ज्यादा तुम बता रहे हो यार। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीएनए कट होता है। डीएनए को कट नहीं करते हैं, गर्म करते हैं, इसकी वजह से डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड ठंडा कर देंगे। इसे क्या कहते हैं गर्म करके तोड़ने को? Denaturation। फिर उसके बाद ठंडा कर देंगे। अबे रुक जा बे, ठंडा तो तुम करोगे ही, मैं गर्म कर फिर एनीलिंग करेंगे, प्राइमर्स लग जाएंगे और फिर एक्सटेंशन हो जाएगा। यही तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन थी। और 30 साइकिल चलेंगे, लगभग 1 बिलियन, ठीक? किसने दी थी? पीसीआर कैरी यूनिट हमने 18 लिखा था, ठीक है? हाँ, के से कैरी। आते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे के ऊपर, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी दोनों तो आपको पता ही है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट क्या होता है? देखिए हमने आपको बताया एड्स जैसी चीजों के लिए ही करते हैं,
फिजिकली एंजाइम लिंक्ड है, इम्यूनो है और सॉल्वेंट है और फिर एसिड है। देखो एंजाइम का यूज होगा, ठीक है, और उसमें लिंक करेंगे क्या, इम्यूनिटी। बेटा ध्यान से देखना, अगर तुम इस बात को नहीं समझ पाए, और ये एक ऐसे है, ऐसे का मतलब होता है ये पूरा एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, ठीक है, हम इसको लैब में करेंगे, पूरा एक प्रोसीजर करेंगे। एंटीजन एंटीबॉडी ये अरे यार तुम तो अब रुलाएगा क्या पगले। देखिए साहब, आपको बताते हैं एंटीबॉडीज का जो डायग्राम होता है कुछ इस तरीके का होता है, वाई शेप डायग्राम एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी की खास बात होती है कि एंटीबॉडी किसी एंटीजन से मिल जाती है, ठीक है, एंटीजन से ये जुड़ जाती है, चिपक सकती है। और एंजाइम की बात खास होती है कि एंजाइम में एक्टिव साइट्स होती हैं जहां पे ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल सकता है, आपने वो बताया सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल सकता है। यहाँ पे सबस्ट्रेट आ गया कोई, अब ये इसे थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट में बदल के बाहर भेज देगा, हमने आपको बताया भी था। अब अभी उसके ऊपर चर्चा, ठीक है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल जाएगा एंजाइम, प्रोडक्ट को दूसरा कलर दे सकता है। अब इस पूरी इन दोनों बातों समझे, एंटीबॉडी और एंटीजन का इंटरेक्शन समझ गए। एंटीजन ये है, एंटीबॉडी ये वाई शेप, ठीक, और एंजाइम का काम समझ गया। एंजाइम का काम होता है किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देना। हम जो एलिजा टेक्निक यूज करने जा रहे हैं बेटा, हम एलिजा टेक्निक यहाँ पे जो यूज करेंगे उसमें सबसे पहले हम एक एंटीबॉडी लेंगे, ये हमारी एंटीबॉडी। इस एंटीबॉडी में हम एक एंजाइम को ऐड करेंगे, ठीक है, ये हमारा एंजाइम। एंजाइम लिंक हो गया, एंजाइम लिंक। अब हम इसकी कॉपी बना लेंगे बहुत सारी, ठीक है, ठीक है, वही क्लिक कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया बात? ये हमने इतनी ढेर सारी कॉपीज की बना दी। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ऐसे शुरू होगा। हमने क्या करा, हमने सैंपल लिया, हमें मान लो पेशेंट चेक करना है कि किसी को एड्स है या किसी को एड्स नहीं, इस बात का पता चेक करना है। हमने सैंपल लिया उसको, जब कभी एड्स होगा तो एड्स का वायरस होगा, और जैसे ही आपके अंदर वायरस जाता है तो वो एक एंटीजन की तरह भी एक्ट कर सकता है, क्लियर? तो हमने एक ऐसी ट्यूब ली जिनमें नीचे पेपर लगा हुआ था, बहुत ही अच्छा सा। इस पेपर की खास बात थी कि ये एंटीजेंस को चिपका सकता था। तो हमने किसी भी पेशेंट का, जैसे तुम्हें चेक कराना, तुम्हारा हमने ब्लड लिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने डाल दिया, ठीक, और इसे हमने हिला दिया सही से, और फिर इसे वॉश कर लिया। तो अगर हमारे एंटीजेंस होंगे, अगर तुम्हारे अंदर एड्स का एंटीजन है तो वो यहाँ पे आके चिपक जाएगा, वॉश करने के बाद भी चिपका रहेगा इससे। मेरी बात समझ आई? अब जब तुमने इसे वॉश कर लिया है, धो लिया है, तब तुम क्या डालोगे, तुम एक एंजाइम डालोगे, ठीक है। इस एंजाइम को तुम उठाओगे और इसको यहां से उठा के इसमें डालोगे, ठीक। अब जब ये एंजाइम तुम डालोगे तो ये इस एंटीजन से एंटीबॉडी इंटरेक्ट कर जाएगी। बोलो, एंटीजन से एंटीबॉडी इंटरेक्ट कर जाएगी, ये पॉइंट समझ में आया? अब तुमने क्या करा, फिर इसे धो दिया। तो अगर एंटीजन से एंटीबॉडी इंटरेक्ट कर गई है तो ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनिटी आपके यहां पे पड़ी है। अब आपने इस जो एंजाइम था, इस एंजाइम के लिए स्पेशल सबस्ट्रेट यहां पे डाला। जैसे ही ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम से लिंक होगा, भाई एंजाइम से तो लिंक ही होगा, ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल जाएगा, कलर चेंज हो गया। आपको पता चल गया कि यहाँ एड्स का एंटीजन था, इसी वजह से ये इम्यूनिटी वाला एंजाइम चिपका रहेगा, इसी वजह से ये कलर आया है। बात समझ में आ गई है? बोलो, प्रोसेस समझ में आ गया?
यही अगर एक नॉर्मल पेशेंट होता है जिसको ये सब ना होता, जिसको ऐसा ना होता, उस पेशेंट के अंदर अगर हम नॉर्मली डालते उसका ब्लड धोते तो यहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर हम एक एंटीबॉडी लेते जो एंजाइम के साथ में लिंक थी, इसको लेके इसके अंदर डालते और फिर ये यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं बना पाती, और जब हम इसे वॉश करते, अगली बात है वॉश करते, तो ये उस वॉशिंग में बाहर चली जाती। फिर जब हम वो सबस्ट्रेट डालते, वो जो सबस्ट्रेट तब हम डालते, क्या वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता? तब ये ब्लैक कलर आता नहीं, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता, तो हम समझ जाते हैं कि इसको एड्स नहीं है, मेरे केस का। और ये शायद आज तुम्हारे केस का हो, तुम ही क्यूरियस हो ज्यादा। समझ में आई बात है? नहीं तो जो सब पेपर है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है? हाँ, उस पेपर की ये प्रॉपर्टी है कि एड्स वाले एंटीजन को चिपका देंगे। बहुत सारे एंटीजन होते हैं। हाँ, वो एंटीजन को चिपकाने वाली प्रॉपर्टी है। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है बिल्कुल? ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, अब समझ में आ गया? पूरा ऐसे समझ में आया? एंजाइम लिंक था, इम्यूनिटी भी थी, सॉर्बेंट एसिड, समझ में आई? कोई दिक्कत? बढ़िया से ना यार, ये तो एकदम जबरदस्त एनिमेटेड भी हो गया है। आपने बात की है। हाँ, वो तो है ही है, मेरी बात है, इसीलिए तो यहाँ आए। आते हैं एक एक करके बात करते हैं। देखिए हमने आपको बताया 3 चीजें हैं, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और तीसरा एंजाइमेटिक इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। लास्ट वाला पहले पढ़ लें, एलिसा पहले पढ़ लें, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट में पढ़ा है अभी आपने। देखिए ELISA is based on the principle of antigen antibody interaction। देखिए एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है कि नहीं है? बिल्कुल है। Infection by pathogen can be detected by presence of antigens, लिखा हुआ है presence of antigens, जो कि प्रोटीन्स हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, कुछ भी हो सकते हैं, और by detecting antibodies synthesized against the pathogen। समझ में आई बात नहीं? कैसे करते हैं, क्या करते हैं, पूरा समझा दिया है नहीं सर? कोई दिक्कत तो नहीं? अब तो ठीक है ना सर? आगे बढ़ते हैं। अब ये बात हमारा पॉइंट क्लियर हुआ, अब बात करेंगे ऊपर। यहाँ से presence of pathogen, that is bacteria, viruses, are normally suspected only when the pathogen has produced a disease or symptom। जानते हैं आप, ये तभी आपको पता चलेगा कि बैक्टीरिया है या नहीं है। कि टाइफाइड हो गया आपको, तब पता चला ओबे और टाइफाइड का टेस्ट करा लें, सस्पेक्ट तभी तो होगा, ठीक है? बाय द टाइम कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई, तब तक वो अपने आप को बहुत फैला चुका होगा। हाउएवर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस, symptoms of disease are not yet visible, can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR। तो हम PCR के थ्रू उसको बढ़ा लेंगे, एम्प्लीफाई कर लेंगे, हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? एड्स पेशेंट, इट इज पॉसिबल, HIV is suspected, HIV in suspected AIDS patient, it is possible using detect mutation in genes in suspected cancer patients too। PCR जो है वो आपको किसमें यूज हो रही है? एड्स के लिए और कैंसर दोनों के लिए है। इट इज पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दूसरे डिसऑर्डर के लिए भी ये पावरफुल टेक्निक है PCR। दूसरा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और DNA ट्रिगर्ड टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, जिसे हम प्रोब कह रहे हैं, इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA in clone of cells followed by detection using auto radiography। ठीक है? आपने क्या करा? आपने देखा कि कहीं म्यूटेशन हो गया, उसके ऊपर रेडियोएक्टिव प्रोब लगा दिया और फिर उसके ऊपर एक्सरेज या ऑटोमेटेड रेडियोग्राफी, जैसे आपने HGP पे करा था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे करा था, बिल्कुल वैसे ही करा। हाँ, तब ऑटो रेडियोग्राफी का यूज करते हुए हमें देखा द क्लोन हैव म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर ऑन द photographic film because the probe will not have complementary with the mutated gene। तो ये क्लोनिंग वाला हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला हो गया। समझ में आएगा क्या नहीं? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं। तीनों चीजें समझ में आ गई, PCR समझ में आ गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी समझ में आ गया, ELISA समझ में आ गया, मेडिसिन का सारा काम खत्म यहाँ हो गया। अब बचे 2 टॉपिक, ट्रांसजेनिक एनिमल्स और एथिकल इशू।
इसको लास्ट में करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज अपन का हो गया और ये बिल्कुल खत्म वाला है, मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले चैप्टर में कराया था, याद है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वैसे। अब इसके बाद हम लोग इसी के साथ से क्वेश्चन भी करेंगे अगली वीडियो। यहाँ पे बस इतना ही। उम्मीद कर रहा है आपको समझ में सब आ गया होगा, बायोटेक्नोलॉजी के सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए, हैव अ नाइस डे।